कल की क्लासेस में हमने 1907 के सूरत अधिवेशन तक के बारे में देख लिया था कि कौन कौन सी घटनाएं 1907 तक हुई। छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज 1908 से लेकर के आगे जब तक ये क्लास चलेगी। ठीक है, तो देखिए 1907 में हमने सूरत अधिवेशन और सूरत की जो फूट है उसका असर देखा था। आज हम 1908 से देखेंगे। 1908 में हुआ ये था कि जो हमारे जो एक बहुत फेमस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले, ठीक है, या यहाँ के क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें क्रांतिकारी भी कहा जाता था इनडायरेक्टली, माधवराव सप्रे। उनको कारावास हुआ था 1908 में। वो तिलक के, बाल गंगाधर तिलक की विचारों से सहमत थे और उनको फॉलो करते थे ये। ठीक है, तो तिलक जी की जो पत्रिका थी केसरी या मराठा, उसी से प्रेरित होकर के ये भी छत्तीसगढ़ में अनेक पत्रिकाओं का संपादन करते थे। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जो प्रथम मासिक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ की, उसका इन्होंने प्रकाशन किया कहाँ से? पेंड्रा बिलासपुर से। उसी को ये आगे बढ़ाने लगे और 1908 के आते आते तक इन्होंने 2-3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। जैसे कि पहला तो मैंने बता ही दिया कि छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन करते थे ये। ठीक है, दूसरा इन्होंने देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य, ठीक है, ये सभी पत्रिकाओं का ये प्रकाशन करने लगे और इसमें ये अंग्रेजों के द्वारा जो भी अत्याचार किए जाते थे या जो भी उनके द्वारा काम किए जाते थे उसका ये उजागर करने लगे थे। इसी वजह से इन्हें 1908 में कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, आप देखते हैं 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की गई थी और इसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना लेकर आना, लोगों को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित करना या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1916 में जगह जगह पर रूलेट एक्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि 1909 में ही गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनका आगमन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे चलते हैं 1916 में छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग का प्रभाव पड़ा था। जैसे कि हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और इन्हीं बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए थे और उसके हिसाब से ये जगह जगह पर जाते थे और यहाँ के लोगों को इस लीग के सदस्य बनाया करते थे। तो 1916 में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया। 1918 की बात थी। 1918 में बहुत सारे लोगों ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, उसमें से कुछ जो व्यक्ति हैं उनका नाम देखते हैं। देखिए, तो मुख्य रूप से पॉइंट आउट करूंगी अगर मैं, तो यहाँ पे रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में और बिलासपुर में कुछ लोगों ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। जैसे कि राजनांदगांव में अगर बात करते हैं तो ठाकुर प्यारेलाल आ जाते हैं। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, और बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव। इन लोगों ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, इसी समय 1918 की बात है।
जो कांग्रेस कांग्रेस समिति या प्रांतिक कांग्रेस जो समिति थी उसका अधिवेशन रायपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री हरिदास ने की थी। आगे कुछ दिनों बाद 1918 में कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था। पहले थे CN ठक्कर और दूसरे थे E राघवेंद्र राव। आगे चल करके 1919 में जो रोलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका भी यहाँ पर जमकर विरोध हुआ था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता में या कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर जगह जगह आंदोलन किए थे। जैसे कि बिलासपुर में बहुत आंदोलन हुआ था, है ना, बहुत भाषण वगैरह दिए गए थे। और काला दिवस या शोक दिवस के रूप में यहाँ पे एक तिथि थी 30 मार्च 1919, उसे काला दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने जगह जगह पर काले रंग के कपड़े पहन करके विरोध किए थे, नारे दिए थे और जुलूस वगैरह निकाली गई थी। और 30 मार्च को सभी लोग कलेक्ट होकर के लोगों को भाषण दे करके स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किए थे। तो 1919 का जो 30 मार्च का दिन था वो रोलेट एक्ट के विरोध में ही बीता और रायपुर में बहुत सारे जगह पर आंदोलन किया गया था और बिलासपुर में भी आंदोलन किया गया था। तो उसको देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था। कि रायपुर और कुछ और भी जगह थे, ठीक है, रायपुर था, आपका धमतारी था, दुर्ग था, राजनांदगांव था। इन सभी जगहों पर भी नारेबाजी की गई थी, रोलेट एक्ट के खिलाफ नारे लगाए गए थे, भाषण दिए गए थे, काला दिवस तो मनाया गया था। लेकिन बिलासपुर में बहुत अधिक इसका विरोध हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर कुछ नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी थी। जैसे कि E राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल, कुछ नेताओं के जो नाम हैं आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। होता ये है कि ये सभी जो नेता थे वो अलग अलग जो भी घटनाएं हुई उसमें भाग लिए, ठीक है। तो जब कभी भी इनके बारे में जैसे कि जीवनी वगैरह पूछी जाती है तो उस समय कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कौन किस में पार्टिसिपेट किए थे और कौन नहीं किए थे। तो इसकी वजह से आपको उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि होता ये है कि इसके जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो उस टाइम कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका है कि बस जो भी घटना होती है उससे इसको रिलेट कीजिए या इनके जो पिक्चर्स वगैरह हैं, है ना, उसको याद कर लीजिए कि अच्छा ये लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो देखिए बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवदत्त शास्त्री, इन सभी नेताओं की अध्यक्षता में एक विशाल जुलूस निकाला गया था बिलासपुर में। नारेबाजी की गई, रोलेट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और आगे चल करके ये लोग बिलासपुर का एक सनीचरी पड़ाव है वहाँ पर ये सभी घटनाएं हुई और आगे चल करके एक सभा जो थी वो समाप्त हुई, ठीक है। तो इसका जो विरोध था बहुत जम करके हुआ था, इसी वजह से छत्तीसगढ़ में रोलेट एक्ट का जो प्रभाव था वो बहुत देखा गया और आगे चल करके लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उठने लगी थी, जगने लगी थी।
हम देखते हैं 1920 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो खलीफाओं के पदों की सुरक्षा के लिए की गई थी और पूरे भारत में इसका जम करके विरोध हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का जो असर था वो छत्तीसगढ़ में भी पड़ा था और यहाँ के अनेक राजाओं, अनेक व्यक्तियों ने, ठीक है, यहाँ पर इसका विरोध किया था, है ना। तो हुआ ये था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर भी हुई थी, जिसमें जैसे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ने भाग लिया था। और बलौदा बाजार में डॉक्टर मुंजे, अहमद खां, हकीम खां, हफीज खां, इन सभी लोगों की अध्यक्षता में जम करके खिलाफत का विरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के समय पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कही थी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन का विरोध करते करते उन्होंने ये कहा था कि अब हम हिंदू या मुस्लिम नहीं रह गए हैं, अब हम सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। ये जो लाइन है ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, और इस लाइन को पंडित रविशंकर शुक्ल ने खिलाफत आंदोलन का विरोध करते हुए या खिलाफत का विरोध करते हुए ये लाइन कही थी। अब हम चलते हैं 1920 में मजदूरों के द्वारा किया गया आंदोलन। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है, प्री में भी पूछा जा चुका है। ये जो राजनांदगांव है, ठीक है, ये जो राजनांदगांव में मैंने बताया था कि 1894 में सीपी मिल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी और बाद में यही बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से जाना गया। अलग अलग व्यक्तियों ने इसे खरीदा और अलग अलग नाम देते चले गए, ठीक है। तो इस जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल में मजदूरों के द्वारा, यहाँ पे जो श्रमिक काम करते थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसे मजदूर विद्रोह के नाम से, मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि ये 3 बार हुआ था, इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम जो आंदोलन था 1920 में हुआ था। इस विद्रोह का या इस आंदोलन का मुख्य कारण केवल यहाँ के मजदूरों पर की गई जो नीतियां थी, उनके ऊपर जो भी काम लिए जाते थे, उनसे ओवर वर्क लिया जाता था, उनके ऊपर जो भी दमनकारी नीतियां चलाई जाती थी, उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन करीब 36 दिनों तक चला था। छत्तीसगढ़ में जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें ये जो मजदूर आंदोलन था, केवल एक इकलौता मजदूर आंदोलन है जो 36 दिनों तक चला था। और अंत में जो भारत के बाद में भारत के जो राष्ट्रपति बने वीवी गिरी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने मजदूरों और मालिक के बीच में सुलह करवाई थी। इसी वजह से इस विद्रोह को, इस आंदोलन को जाना जाता है। तो यहाँ पे वीवी गिरी का नाम महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है पेपर में। और चूंकि ये आंदोलन कितने दिन तक चला था, 36 दिन तक चला था, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? मजदूरों से अधिक काम लिया जाना। द्वितीय आंदोलन हुआ था फिर से पुनः बीएनसी मिल में या बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। यहाँ पर इस आंदोलन का मुख्य कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। इस आंदोलन का समय तो वैसे तो ज्ञात नहीं है, लेकिन यह भी जो आंदोलन था 1924 में हुआ था और बहुत दिनों तक चला था, ठीक है। और इसमें मेन ये हुआ था कि मजदूरों ने एक जैक्सन नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में जैक्सन आयोग का गठन किया गया था, जो इसकी जांच कर रहा था जो भी घटनाएं हुई थी। तो जैक्सन आयोग की रिपोर्ट हालांकि बाद में गलत साबित हुई थी। उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई ही नहीं है। और इसी समय इसके जो नेता थे, मतलब
ये जो आंदोलन थे, इसके जो प्रमुख नेता थे, यहाँ के जो मजदूरों के प्रिय एक नेता थे ठाकुर प्यारेलाल, उन्होंने मतलब ये जो आंदोलन है मजदूरों के द्वारा किया गया था, लेकिन चूंकि वो ठाकुर प्यारेलाल की मदद से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, इसी वजह से इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है। लेकिन बाद में हुआ ये 1924 के मजदूर आंदोलन में उन्हें राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं थी, इसी वजह से वो राजनांदगांव से आ गए थे रायपुर और रायपुर में बस गए थे। ठीक है, कुछ समय पश्चात जब उनका निष्कासन वापस ले लिया गया तो वो वापस राजनांदगांव चले गए थे, या कुछ समय के लिए गए, लेकिन ज्यादातर उन्होंने अपनी जितनी भी गतिविधियां बाद में रायपुर से ही की। ठीक है, तो जैक्सन आयोग का गठन जो है वो द्वितीय मजदूर आंदोलन के समय किया गया था। तृतीय मजदूर आंदोलन 1920 से 1924 और 1924 से 1937। अगेन यहाँ पर सेम चीज आने लगी थी। यहाँ पर मजदूरों पर दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी। इस मजदूर आंदोलन का कारण तो हमें समझ में आ गया, और इसमें फिर से यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल जो सी थे उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया, और फिर उन्होंने फिर से एक बार इन मजदूरों की मदद की थी, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो इस तरीके से 1920 का जो मजदूर आंदोलन है खत्म होता है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का एक सफल विद्रोह कंडेल नहर सत्याग्रह, जो 1920 में कंडेल नामक गांव में शुरू हुआ था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे उनको याद करने का कोड है, देखो ये रहा, क से सी, एन से न और इस से बना एस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे छोटेलाल श्रीवास्तव, या इन्हें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव भी बोलते हैं। इनसे आ जाएंगे नारायण राव मेघावाले। मेघा नाम की एक जगह है धमतरी में, इसी वजह से इन्हें मेघा वाले कहा जाता था, मेघा में इनका घर था। और इससे आ जाएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। आप इससे कभी भी नहीं भूलोगे कि इसके जो नेता है वो कौन है। ठीक है, तो हुआ ये था कि महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है। तो महानदी पर धमतरी जिले में रुद्री नामक एक नहर बनाया गया था। इस नहर को सिंचाई के लिए बनाया गया था, मतलब सिंचाई, लोगों के खेतों की अच्छी तरीके से सिंचाई हो सके, इसी वजह से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इस नहर को बनाया गया था। हुआ ये कि कोई भी व्यक्ति जो इस नहर से सिंचाई के लिए पानी लेता, उसे 10 साल का बॉन्ड भरना पड़ता था, या इसे 10 साल का अनुबंध भी कहते हैं। ये इसकी शर्त थी। ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति नहीं करना चाहते थे ये चीज। क्यों? जब उन्हें थोड़े समय के लिए अगर पानी की जरूरत पड़ती तो वो क्यों जबरदस्ती 10 साल का बॉन्ड भरते। ठीक है, तो हुआ ये कि अंग्रेज अधिकारियों ने जबरदस्ती खेत में रुद्री नहर का जो पानी था वो मतलब सभी लोगों के खेत में जबरदस्ती बहा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी जो खेत थे वो भर गए, है ना। फिर उन्होंने यहाँ के लोगों पर पानी चोरी का आरोप लगाया और मनमानी ढंग से यहाँ पर सिंचाई टैक्स लगाए गए। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने पानी सभी के खेतों में बहाया था, वैसे ही उसी रात बहुत जम करके वर्षा हुई। वर्षा होने से क्या हुआ, सभी के खेत एकदम भर गए, पूरी टीप तक भर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने ये कहा, अपना पक्ष रखा कि नहीं, हमने ऐसा चोरी वोरी कुछ भी किया नहीं है। असर ये हुआ कि यहाँ पे फिर एक आयोग का गठन किया गया जांच वगैरह के लिए, और जबरदस्ती इन लोगों के ऊपर सिंचाई टैक्स लगाया गया। जो लोग सिंचाई टैक्स नहीं देना चाहते थे उनके जानवरों की कुर्की की गई, मतलब जबरदस्ती उनके जानवर जब्त कर लिए गए और जगह जगह पर जा करके बेचे जाते थे।
सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस जो विद्रोह है, ये जो सत्याग्रह है, इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटीलाल श्रीवास्तव के प्रतिनिधित्व में लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा जब हमने ऐसे चोरी की नहीं है तो हम क्यों टैक्स भरेंगे। साथ ही साथ जो जानवरों की कुर्की की गई और जबरदस्ती उनकी जो नीलामी की जाती थी उसका भी लोगों ने विरोध किया। कोई भी खरीदने के लिए जानवरों को तैयार ही नहीं होता था। तो इस तरीके से विद्रोह चलता रहा। जुलाई में ये विद्रोह शुरू हुआ था। अंततः लोगों ने ये सोचा कि अब हम इसे गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी समय अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने सिंचाई टैक्स माफ कर लिया और अंततः ये जो विद्रोह था सफल हुआ। छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्रोह हुए उसमें यह विद्रोह सफल माना जाता है। तो चूंकि गांधी जी को निमंत्रण दिया जा चुका था तो गांधी जी का 20 दिसंबर 1920 को आगमन हुआ इसी विद्रोह को या इसी आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था और उसी समय उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से अलग अलग जगह पे, भारत की अलग अलग जगह पे घूमना शुरू किया था। वो जा करके ऑब्जर्वेशन करते थे कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट था कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। उनके साथ उनके सहयोगी मौलाना शौकत अली आए थे। चूंकि उनके आने से पहले ही ये विद्रोह सफल हो चुका था तो वो कुछ समय यहाँ पर रुके और उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, वहां वो चले गए। ठीक है, तो 20 दिसंबर को वो आए और पंडित सुंदरलाल शर्मा से मिले और उन्हीं के कहने पर वो कंडेल ग्राम गए थे। ठीक है, तो इसको कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था। तो 20 दिसंबर 1920 को कंडेल नार सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में या इसके प्रतिनिधि के रूप में इन्हीं को इस जो आंदोलन हुआ था है ना, कंडेल नार सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसकी बागडोर संभालने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया था। इनके साथ इनके प्रतिनिधि मौलाना शौकत अली आए थे। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी के प्रथम आगमन के समय उनके कौन से सहयोगी छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, तो 20 दिसंबर 1920 को ये यहाँ पर आए और उसके बाद जो नागपुर का अधिवेशन होने वाला था, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 1920 को वहां पर पहुंचकर इसी दिन इन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। तो चलिए आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कैसे हुई और उसका क्या क्या प्रभाव हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था नागपुर अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता जमुनालाल बजाज ने की थी, वहां पर छत्तीसगढ़ के अनेक क्रांतिकारियों ने या फिर नेताओं ने भाग लिया था। तो उनको भी कई बार पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से जिलों से कौन कौन से व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो चलते हैं रायपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, CM ठक्कर, और सखाराम दुबे। इन सभी नेताओं ने नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की, तो वहां से बैरिस्टर शेदीलाल, ई राघवेंद्र राव ने भाग लिया था। बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल,
घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। ठाकुर प्यारेलाल जो थे वो वैसे तो राजनांदगांव से थे, लेकिन चूंकि 1905 में दुर्ग जिले की स्थापना की जा चुकी थी तो ये जो क्षेत्र था वो दुर्ग में ही काउंट होता था। ठीक है, अलावा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने भाग लिया था। बात करते हैं धमतरी जिले की। तो इस जिले से बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था, जैसे कि नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, जाधव साहब, रामलाल, शिवबोधन, इन सभी क्रांतिकारी नेताओं ने यहाँ से भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी नेता हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। ये सभी नेता नागपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिए थे। अब देखिए, असहयोग का जो असर था पूरे भारत में दिखाई दिया था, क्योंकि उसमें अनेक घोषणाएं की गई थी। असहयोग का अर्थ ही यही था, बिना हिंसा किए इनडायरेक्टली अंग्रेज शासन का विरोध करना और अपनी मांग रखना। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया, कुछ घटनाएं होने लगी, कुछ प्लानिंग की गई थी, जैसे कि सरकारी पदों का त्याग, किया जाना था, स्वदेशी को बढ़ावा देना था, उपाधियों का त्याग किया गया, बड़ी संख्या में स्कूल एंड कॉलेजों का त्याग किया गया, चुनाव का बहिष्कार किया गया, वकालत का त्याग किया गया। जब स्कूल एवं कॉलेज का त्याग कर दिया गया तो बहुत सारे नेताओं ने अपने घर पर ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। जब लोगों ने सरकारी जो भी प्रतीक थे उसका बहिष्कार किया, वकालत का त्याग कर दिया, जितने भी सरकारी कामकाज होते थे उन सभी संस्थाओं का त्याग कर दिया, तो छोटे मोटे जो भी मामले थे उनको निपटाने के लिए अलग अलग जगह पर राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 1920 में असहयोग आंदोलन का बहुत अधिक तो इस तरीके से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 1920 के असहयोग आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव हुआ। दो तरह के काम हुए, एक तो सकारात्मक था और दूसरा नकारात्मक था। सकारात्मक में ये हुआ कि अनेक जगह पर राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई, खादी ग्राम की स्थापना की गई, खादी उद्योग को बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। नकारात्मक ये रहा कि लोगों ने उपाधियों का त्याग कर दिया, उनके जो भी प्रतीक थे, सरकारी संस्थान होते थे उनका त्याग किया गया, कॉलेजों स्कूलों ये सभी का त्याग किया गया, जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उनका त्याग किया गया। जगह जगह पर स्वदेशी को अपनाने के लिए धरने दिए गए, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने भाषणबाजी भी की है।
तो उसको देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्योंकि इन सभी को एक एक को पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जितने भी पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको लिखना होगा मेंस में। तो शुरुआत हुई थी 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक में असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले मद्यपान जो रहता है उसका विरोध किया गया और जगह जगह पर उसका बहिष्कार किया गया। जो भी मद्य जहाँ पर मिलता था, जहाँ पे भी शराब की बिक्री होती थी, वहाँ पर लोगों ने अपने धरने देने शुरू किए थे। तो 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अनेक काम हुए, जैसे कि यहाँ पे स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी या फिर बोलना चाहिए कि स्वदेश, मतलब अपने देश में जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसी की बिक्री की जाने लगी। लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित किया गया, जैसे कि खादी उद्योग की जगह जगह पर स्थापना की गई। चरखे बांटे गए, लोगों को सिखाया जाता था कि कैसे चरखे से कपड़े हैं बनाए जा सकते हैं, और जितने भी विदेशी सामान थे उन सभी का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया था। और अनेक जगह पर चुनाव का भी मतलब बहिष्कार किया गया था, जैसे कि ये देखिए ये वाला पॉइंट है। चुनाव का बहिष्कार में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, इन सभी नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। ये लोग सदस्य थे, यहाँ पे जो भी समिति थी उसके सदस्य थे, सरकारी समितियों के। इन्होंने उन सभी पदों से अपना त्याग पत्र दे दिया था। उसके अलावा रायपुर का जो जिला परिषद के जो सभासद थे यादाराव देशमुख, उन्होंने इस जो जिला परिषद की सदस्यता का त्याग कर दिया था। अनेक जगह पर स्कूल और कॉलेज वगैरह जो थे वहाँ का त्याग किया गया। बड़ी संख्या में बहुत सारे बच्चों ने स्कूल का त्याग कर दिया, कॉलेज का त्याग कर दिया, और घर पर ही रह करके ये लोग पढ़ना शुरू किए और अपनी भागीदारी, बच्चे के समय में ये लोग अपनी भागीदारी, जो भी जुलूस निकलते थे या भाषणबाजी होती थी उसमें ये लोग सहयोग किया करते थे। चुनाव का भी जगह जगह पर बहिष्कार किया गया था, जैसे कि धमतरी में बाजीराव कृदत्त कौंसिल के चुनाव में चुने गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। बाजीराव कृदत्त निर्विरोध चुने गए थे, मतलब उनके कोई और प्रतिनिधि नहीं थे। 3 बार कौंसिल के चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन उन्होंने या किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अन्य नेता ने कौंसिल चुनाव में खड़ा होना उचित नहीं समझा और इस तरीके से चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। अनेक लोगों ने अनेक उपाधियों का त्याग किया, जैसे कि वकालत के पद का त्याग किया, है ना, और खान साहब की या राय साहब की जो उपाधि थी उसका भी त्याग लोगों ने किया था। ठीक है, तो उसको देखते हैं। वकालत के पद का त्याग अलग अलग जिले से अलग अलग नेताओं ने किया था। जैसे बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, DK मेहता और NR खान ने वकालत के पद का त्याग किया था। रायपुर से पंडित रामदयाल तिवारी, यादवराव देशमुख और पंडित रविशंकर शुक्ल ने, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और प्यारेलाल और रत्नाकर झा ने वकालत के पद का त्याग किया था। इन नेताओं ने वकालत के जो पद है उसका त्याग केवल यहाँ के जो भी संस्था थी उसको भंग करने के लिए किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई, ताकि जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व की जा सके। वकालत के त्याग को तो जो व्यक्तियों ने त्याग किया उसको हमने देख लिया। अब हम थोड़े से उपाधियों का जिसने त्याग किया उनको देख लेते हैं। जैसे कि राय साहब की उपाधि प्रमुख 4 नेताओं ने त्याग कर दी थी, जैसे वामन राव लाखे, कल्याण जी मोरारजी थेकर और सेठ गोपी किशन। इसी प्रकार खान साहब की उपाधि काजी शेर खान ने त्याग दी थी। वामन राव लाखे को राय साहब की उपाधि से त्याग करते हुए जब जनता ने देखा तो उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। लोकप्रिय की उपाधि वामन राव लाखे ने लोकप्रिय की उपाधि वामन राव लाखे को किसने दी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनता के द्वारा इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर जगह जगह राष्ट्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना भी की गई थी। अब उसको देखते हैं। मैप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नेताओं ने
राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए, बात चलती है रायपुर की। रायपुर में वामनराव लाखे के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया, या इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालय संचालित किया गया था। यहाँ के जो प्रथम प्राचार्य थे उनका नाम था राम नारायण तिवारी। इसी तरीके से और भी अनेक जगहों पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए, रायपुर में सेठ गोपीकिशन बालकिशन इन दो नेताओं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके संचालन का प्रभार वामनराव लाखे को सौंपा गया था। इसके बाद धमतरी में भी पैरेलली बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। इसका प्रभाव राजनांदगांव में भी दिखा। राजनांदगांव में भी अनेक जगह पर अनेक नेताओं ने अपने अपने घरों में या छोटी सी जगह को किराए पर लेकर के राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल, पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, बलदेव मिश्रा और बंसीलाल थे। आगे बिलासपुर में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें बद्रीनाथ साव और यदुनंदन श्रीवास्तव ने भाग लिया था। इसी के साथ ही राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की गई थी, जैसे कि धमतरी में बाजीराव कृदत्त के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत खोला गया। पंचायत स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर बैठ करके सॉल्व की जाती थी। इसी प्रकार रायपुर में जसकरण डागा के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौराचारी नामक स्थान पर लोगों के जुलूस जा रही थी और उसने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे गांधी जी को बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को यहीं पर रोक देने की घोषणा की। आगे चल करके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही अनेक नेता जो थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि ये असहयोग का स्वरूप बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, इसी वजह से गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ ये सभी काम करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जब असहयोग को रोकने की घोषणा की, 5 फरवरी की घटना के बारे में पता चला, तो अगले दिन उन्होंने इस घटना को रोकने की कोशिश की और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। और 12 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनके साथ थे नारायण राव मेघावाले, मौलाना अब्दुल रऊफ, और एक थे भगवती प्रसाद। इन नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हुआ ये कि 1920 में ही कंडेल नहर सत्याग्रह भी हुआ था और उसी समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये कहा जाता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह जो था असहयोग आंदोलन का हिस्सा था छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। 1920 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की गई थी। बीच में इसको मुझे कहना था, 1920 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। इस सत्याग्रह आश्रम में कैसे गतिविधियां की जाए जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, इसी
वजह से इसका नाम पड़ा था सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि इसमें सत्याग्रह किस तरीके से करना है ये सभी चीज़ें सिखाई जाती थी। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें अछूत उद्धार का भी काम किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अछूतों को जनेऊ धारण करवाया गया और अनेक ने जो भी संत वगैरह थे यहाँ पर, जैसे कि नैनदास नाम के एक संत हैं, या नैनदास नाम के जो संत थे उन्होंने जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया। वैसे ही वैष्णव धर्म के भी कुछ महान संतों ने असहयोग आंदोलन के जो अछूत उद्धार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया था। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक था, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन किया गया था। अब इसके आगे का देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव तो हमने देख लिया। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी समय 1921 की बात थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं का आगमन हुआ, जिसमें से थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको कई बार पूछा जा चुका है कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और उनके सहयोगियों का आगमन कब हुआ था। तो 1921 में वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। अब देखते हैं 1921 में हुई एक महत्वपूर्ण घटना, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और यहाँ पर बिलासपुर नामक जगह पर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। तो हुआ ये कि मई 1921 की घटना थी। बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव में अनेक क्रांतिकारी नेता जो यहाँ के सभी घटनाओं में इन्वॉल्व रहते थे, उन सभी ने यहाँ पर बिलासपुर में एकत्रित होकर के एक भाषण देने की योजना बनाई थी और ये पूरी भी हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अब्दुल कादिर जो बुरहानपुर से आए थे, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में माखनलाल चतुर्वेदी, घनश्याम सिंह गुप्ता, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर शेदीलाल जैसे अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया था। सभी नेताओं ने एक एक करके भाषण दिया। तो एक छोटी सी घटना यहीं पर हुई कि क्या हुआ, जब माखनलाल चतुर्वेदी जी भाषण देने के लिए खड़े हुए, उसके पहले मतलब बहुत सारे नेताओं में से सभी ने अपना अपना भाषण दे दिया था। जैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो उसी समय बिजली गुल हो गई, मतलब लाइट ऑफ हो गया। तो हुआ ये कि उन्होंने एक पंक्ति कही, जिस पंक्ति की वजह से उन्हें कारावास की सजा दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये ब्रिटिश बिजली फंक हो गई है, मतलब फुस हो गई है ना, वैसे ही एक दिन ये ब्रिटिश शासन भी भारत से फुस हो जाएगा। तो उनके इस भाषण को सुन करके वहां पे हड़कंप मच गया, ठीक है, और उनके खिलाफ अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाया और उनके जो भी भाषण वगैरह थे उसके खिलाफ उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई। तो 5 जुलाई 1921 को बहुत सारे नेताओं ने इनके गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह पर भाषण दिए, जगह जगह पर जुलूस निकाले और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। यहीं पर एक गिरिजा नामक व्यक्ति ने अपने वकालत के पद का त्याग पत्र भी कर दिया। तो हुआ ये कि इन्हें 8 माह का कारावास का सजा सुनाया गया था, जो 1 मार्च 1922 को पूरा हुआ और उसी दिन वो जेल से बाहर आए थे। इसी जेल में रहते रहते उन्होंने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा नामक अपनी रचना को पूरा किया। और पुष्प की अभिलाषा की रचना का ये जो तिथि है 18 फरवरी 1922 को इसकी रचना उन्होंने की थी, ऐसा जानकारी मिलता है। तो 1 मार्च 1922 को वो रिहा हुए। अच्छा, जेल में रहते रहते ही उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का भी संपादन किया था, ठीक है। तो देखिए, ये जो घटना थी जिसकी वजह से माखनलाल चतुर्वेदी जी को बहुत प्रसिद्धि मिली थी, चूंकि इनकी जो रचना है उसे सिलेबस में, हमारे जो स्कूल के जो सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है। पुष्प की अभिलाषा की कुछ कुछ पंक्तियां हैं वो शामिल किया गया है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये जो उनकी जो रचना थी वो स्पेशली
जब वो क्रांतिकारी थे और जेल में जब उन्होंने कारावास काटते हुए ये जो रचना की थी, इसका बहुत महत्व है, इसीलिए इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कब से कब तक उनको कारावास हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उन्हें कब गिरफ्तार किया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको मेन तो ये याद रखना जरूरी है कि मई 1921 में बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव में भाषण देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। देखिए, तो जो भी नेता जो माखनलाल चतुर्वेदी के विरोधी उनके गिरफ्तार के विरोध में जिन लोगों ने भाषण दिया था और गिरफ्तारी का विरोध किया था, उन नेताओं के नाम भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ला, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर शेदीलाल और माधवराव सप्रे जी का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। इसी समय मैंने बताया था कि वकालत के पद का त्याग गंगा प्रसाद तिवारी, ठीक है, गंगा प्रसाद तिवारी नामक व्यक्ति ने वकालत के पद का त्याग कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने इस पद का त्याग कर दिया था। तो अब हम देखते हैं स्वराज्य पार्टी के बारे में। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। इस पार्टी का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ये नेता परिवर्तनशील थे, परिवर्तनवादी थे। ये थक चुके थे अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ा कर पत्र के द्वारा उनसे बातें कर करके अपनी बात मनवाते ये थक गए थे। तो इन्होंने ये सोचा कि अब सीधे हम काउंसिल में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर जो भी गतिविधियां होती है, अंग्रेज मतलब मनमाने ढंग से अपनी जो भी काम को लागू कर देते हैं, उन सभी में काउंसिल में रह करके अड़ंगा डालेंगे और उस जो भी बिल वगैरह आएगा या कुछ भी जो भी काम के लिए जब वोटिंग की जाएगी, तो उस समय हम यहाँ पर प्रवेश करके पहले इनडायरेक्टली ये लोग काम करते थे, फिर वहां पर जाकर के सीधा डायरेक्टली रोकेंगे और अंग्रेजों के कोई भी काम को पूरा नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद ये हुआ, पहले तो ये बहुत सफल हुए, लेकिन कुछ समय बाद इनकी ये भी जो काम थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि लास्ट में क्या होता था, काउंसिल का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर के पास चला जाता था, जिसे वीटो पावर प्राप्त था। हमेशा वीटो का यूज कर लेता था वो। तो देखो 1923 में जब स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ के अनेक नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ करके स्वराज्य पार्टी का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया, जिसमें रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ला और जसकरण डागा ने यहाँ की सदस्यता ली। सबसे पहले तो ई राघवेंद्र राव जो बिलासपुर के थे, उन्होंने स्वराज्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इसकी अध्यक्षता भी यही करने लगे थे। तो हुआ ये कि ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर शेदीलाल दोनों ही स्वराज्य पार्टी के सदस्य बन गए और स्वराज्य पार्टी की जो भी गतिविधियां थी वो यहाँ भी संचालित होने लगी थी। 1923 में ही छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का भी प्रभाव पड़ा। झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य ये था कि जगह जगह पर जो हमारे राष्ट्रीय झंडा जिसे गांधी जी या कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, उसे विशेष रूप से अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में जगह जगह फहराया जाना। ब्रिटिश झंडे चूंकि लगाए जाते थे, हर जगह ब्रिटिश झंडों का ही राज था, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की और जगह जगह पर झंडे फहराए जाते थे। इसकी शुरुआत जबलपुर में हुई थी। 18 मार्च 1923 को पहली बार वहाँ पर झंडा फहराया गया था। छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर जिले में सबसे पहले झंडा फहराया गया था और यही आगे की कार्रवाई थी कि यहाँ पर अनेक नेताओं ने भागीदारी दी। सबसे ज्यादा संख्या में धमतरी के जो भी नेता थे, उन्होंने यहाँ पर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में यहाँ झंडा सत्याग्रह सफल हुआ। नागपुर में जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया था। झंडा सत्याग्रह का ज्यादातर इसका जो डेट है वही पूछा गया है अभी तक कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। 1923 में कौन कौन से नेता भाग लिए थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर झंडा सत्याग्रह सफल हुआ था और यहाँ पर विशेष रूप से बिलासपुर जिले और धमतरी जिले का नाम आता है, क्योंकि बिलासपुर जिला और धमतरी जिले दोनों में भारी संख्या में झंडा सत्याग्रह किया गया था सत्याग्रहियों के द्वारा। तो आगे देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी 1923 में ही। व्यवस्थापिका के पद पर
लोगों को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस निर्वाचन प्रक्रिया में बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन एक विशेष समिति, इसे सेवा समिति के नाम से जाना जाता था, उस समिति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इसके सदस्य थे घनश्याम सिंह गुप्ता और डॉक्टर खूबचंद बघेल। इस समिति के माध्यम से बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया गया था और फाइनली पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, ये दोनों निर्विरोध चुने गए। ठीक है, और इन्होंने व्यवस्थापिका में अपना पद ग्रहण किया। तो कई बार इस निर्वाचन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में 1923 के निर्वाचन में कौन कौन से नेता चुने गए थे। तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 नवंबर 1925 से एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना शुरू हुई जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जानी जाती है। इसी दिन से पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले, इन सभी नेताओं के द्वारा विशेष रूप से अछूत उद्धार कार्यक्रम शुरू किए गए। अछूत उद्धार कार्यक्रम के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अनेक काम किए। जैसे कि उन्हें एक जो मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, राजिम का, वहाँ पर प्रवेश करवाने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि बहुत अधिक धक्का मुक्की हो सकता था या कोई भी पुलिस कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण थे वो इसका विरोध करने लगे थे। तो इसी वजह से उन्होंने अछूतों को या हरिजनों को उन्होंने राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने के बजाय राजिम के रामचंद्र मंदिर में प्रवेश करवाया था और अछूत उद्धार का काम शुरू किया था। ये सभी नेता जगह जगह पर अछूतों के घर पर जाया करते थे, वहाँ भोजन किया करते थे, उन्हें साफ सुथरे रहने की सलाह दिया करते थे और उन्हें मद्यपान वगैरह करने से मना किया करते थे। अपनी जीवन शैली को सुधारने की एक सलाह ये दिया करते थे। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा जी को प्रेरणा गांधी जी से ही मिली थी। जब गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, उस समय वो हरिजनों के उद्धार के लिए ही निकले हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले से ही हरिजनों के उद्धार में लगे हुए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इसे मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु कहकर बुलाया था। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है और ये जो घटना है 23 नवंबर 1925 से शुरू हुई थी। आगे अब हम देखते हैं 1928 का साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में केवल ये जानकारी मिलती है कि इस कमीशन का विरोध छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था और बाकी और अन्य नेताओं के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या साइमन कमीशन का विरोध किया था या उसमें हिस्सेदारी ली थी, भागीदार बने थे? तो हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। पंडित रविशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा में से एक कहा जाता है। मतलब हालांकि ये छत्तीसगढ़ के स्थापना के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से ही थे, और लेकिन इनकी जो प्रमुख गतिविधियां थी वो मध्य प्रांत या बरार प्रांत का, जो मध्य प्रदेश वर्तमान का मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर थी, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन ये मध्य प्रांत और बरार प्रांत दोनों के, या उस समय तो एक ही था, मध्य प्रांत या बरार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद इनके जो बेटे थे वो लोग भी जैसे कि विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल का भी नाम आता है, वो लोग भी आगे राजनीति में काफी सक्रिय रहे। तो खैर उसको तो बाद में देखेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम बहुत सारे आंदोलनों को पूरा करने के लिए और बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ के या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जाना जाता है। तो 1928 का साइमन कमीशन के बारे में हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया। अब हम चलते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन।
मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप जब छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ोगे तो साथ ही साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी पढ़ना, क्योंकि जब दोनों को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी सी समझ में आएगा कि क्या क्या घटनाएं हुई, और साथ ही साथ पैरेलली दोनों मतलब भारत का भी और छत्तीसगढ़ का भी जो भी डेटा है वो आपको याद होता चला जाएगा। तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की। यह आंदोलन दांडी यात्रा के द्वारा शुरू की गई थी। गांधी जी के द्वारा उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और इस जो सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी 1930 में। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव था छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़े गए और अलग अलग जगह पर अनेक प्रकार से विरोध किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का छत्तीसगढ़ में दो रूप दिखाई देता है। पहला तो था जंगल सत्याग्रह, और दूसरा था सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत वैसे तो 1922 के सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से शुरू हुई थी, लेकिन 1930 के समय बहुत सारी जगह पर जंगल सत्याग्रह किए गए। इसी वजह से जंगल सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर से, धमतरी से, बिलासपुर से और दुर्ग से, ठीक है, रायपुर, धमतरी, दुर्ग एंड बिलासपुर, इन चारों जगह से अनेक नेताओं ने भाग लिया था। तो उसको देखते हैं, क्योंकि नेताओं के नाम हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से नेता किस किस आंदोलन के हिस्से में थे या कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अलग अलग रूप हमें दिखाई दिया। कहीं पर जंगल सत्याग्रह हुआ तो कहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कहीं पर वानर सेना का गठन किया गया तो कहीं पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा रायपुर में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ करके इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इन्हीं के साथ ही इनके और भी अन्य सहयोगियों थे, जैसे कि द्वारिका प्रसाद मिश्र, मैंने नाम लिखा है, गोविंद दास है ना, सेठ गोविंद दास, और महंत लक्ष्मी नारायण दास, गया चरण त्रिवेदी, इन सभी नेताओं ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अनेक जगह पर भाषण किए, नारेबाजी करने लगे थे। रायपुर में बलीराम दुबे नाम का एक बालक था। ठीक है, ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इन्होंने वानर सेना का गठन किया था, जिसका नेतृत्व यतियतन लाल ने किया था। ठीक है, तो होता ये था कि बलीराम जो थे और उनके जितने भी सहयोगी थे, ये लोग जगह जगह पर घूम घूम कर पर्चे बांटा करते थे, नारेबाजी किया करते थे, कोई भी जुलूस निकलता था उसमें भाग लेते थे। इन्होंने वानर सेना का एक तरह से गठन कर लिया था। ठीक है, अब देखिए, धमतरी जिले में भी नारायण राव मेघावाले और मत्थूजी जगताप दोनों के द्वारा असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। यहाँ पर भी अनेक जगहों पर सभा किए जाते थे, भाषणबाजी भी की जाती थी। इसी के साथ ही दुर्ग जिले में भी अनेक नेताओं, जैसे कि नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का नाम बहुत उछला था उस समय, घनश्याम सिंह गुप्त थे, रत्नाकर झा, राम प्रसाद देशमुख और वाई तामस्कर, इन सभी नेताओं के नेतृत्व में भी अनेक गतिविधियां की गई थी। इसी के साथ ही बिलासपुर का टाउन हॉल में झंडा फहरा करके इसकी शुरुआत की गई थी। बैरिस्टर शेदीलाल और दिवाकर कालेकर इन दोनों के नेतृत्व में झंडा फहरा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहीं पर वासुदेव देवरस के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया था। वानर सेना का मुख्य काम
जैसे कहीं पर भी नारेबाजी होती थी या फिर भाषणबाजी की जाती थी या कोई जुलूस निकलता था तो उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक तरह से एक टोली बनी थी बच्चों की, इसी वजह से इन्हें वानर सेना कहा जाता था। तो ये तो हमने देख लिया सविनय अवज्ञा का रूप। अब हम जंगल सत्याग्रह की ओर चलते हैं। क्योंकि जंगल सत्याग्रह में जितने नेताओं ने भाग लिया था उनका नाम विशेष रूप से पूछा जाता है, किस किस समय पर ये सत्याग्रह हुआ था उसको भी हम देखते चलते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का कहाँ से शुरुआत किया गया। तो स्टार्ट करते हैं धमतरी जिले से, क्योंकि धमतरी जिले में ही 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यह सत्याग्रह किया गया था। बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का इन्हें नेतृत्व प्राप्त हुआ ये कि ये लोग अधिवेशन में गए हुए थे और जब ये लोग अधिवेशन से वापस आकर के इस सत्याग्रह के बारे में सुने तो वापस ये लोग गए सिहावा, और सिहावा में जाकर के इन्होंने लोगों को समझाया कि आपका जो विद्रोह, जो जंगल सत्याग्रह किया जा रहा है, यह कांग्रेस समिति, प्रांतीय कांग्रेस समिति, जिला कांग्रेस समिति की मर्जी के या उनकी बिना अनुमति के किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों ने इस सत्याग्रह को वहीं पर रोक दिया। बाद में जो भी जंगल कानून के खिलाफ ये जो विद्रोह हो रहा था उसके विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया और बाद में इस जो भी कानून था उसमें सुधार किया गया, लोगों के हित के बारे में सोचा गया। तो जो सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह था उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने नेतृत्व किया था। आगे चल के गट्टासिली नामक स्थान पर धमतरी में ही विद्रोह हुआ 1930 में। यह भी एक जंगल सत्याग्रह था। इसके प्रमुख नेता थे नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। ये जो सत्याग्रह था जुलाई में हुआ था, जुलाई 1930 में। आगे चल के 1930 में ही रुद्री में सत्याग्रह हुआ था, रुद्री जंगल सत्याग्रह। इसके नाम वगैरह, नेताओं के नाम विशेष रूप से पूछे जाते हैं तो इस वजह से ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। 1930 के रुद्री जंगल सत्याग्रह में सिर्फ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपना नेतृत्व दिया था। तो देखिए धमतरी में टोटल 3 जगह थे जहां पर विद्रोह हुआ था। अब हम चलते हैं महासमुंद। महासमुंद में भी 1930 में ही तमोरा नामक स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। सिरपुर से ये जो स्थान है, तमोरा गांव है, वो पास में ही है, नियर है। तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले और यतीरतन लाल ने किया था। रुद्री जंगल सत्याग्रह अगस्त की बात थी और तमोरा सितंबर 1930 में हुआ था। ये आगे
महासमुंद में ही लभरा नामक जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। लभरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व अरिमर्दन गिरी नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, अब हम देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप इसको याद करते हो तो धमतरी से ऊपर महासमुंद आता है, महासमुंद से ऊपर ही चले जाओगे, इन्हीं सभी जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। देखिए 1930 में ही छत्तीसगढ़ में और अन्य जगह पर भी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें मोहवाना पोड़ी वर्तमान में दुर्ग जिले में स्थित है, यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व नरसिंह अग्रवाल नामक व्यक्ति ने किया था। ओड़ी नामक जगह पर रामाधार दुबे नामक व्यक्ति ने जंगल सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था, जो सीपत बिलासपुर के पास में ही है। बांधाखार जो वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है, यहाँ पर भी जंगल सत्याग्रह किया गया था। तो देखिए मोहवाना पोड़ी का नरसी ऐसे याद कर सकते हो आप, देखो मोहवाना पोड़ी का अग्रवाल, पोड़ी का दुबे और बांधाखार के शुक्ल। मनोहर शुक्ल नाम था इनका, जैसे इनका जो सरनेम है उससे बड़ी आसानी से इसको आप याद कर सकते हो। 1938 और 1939 इन दोनों सन में भी अलग अलग जगह पर जंगल सत्याग्रह किया गया था, जैसे कि चुई खदान, यहाँ पर चुई खदान 1938 की बात है। चुई खदान राजनांदगांव जिले में स्थित है। चुई खदान एक रियासत भी थी, तो यहाँ पर 1938 में समारू बाई के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। चूंकि ये असहयोग आंदोलन के बाद का जंगल सत्याग्रह है, इसी वजह से इसको हम 1930 के असहयोग आंदोलन में नहीं गिनेंगे, लेकिन ये जंगल सत्याग्रह का हिस्सा था, इसीलिए मैंने इसको बताना अभी उचित समझा। और बदराटोला नामक स्थान पर 1939 में रामाधीन गोड़ नामक व्यक्ति के द्वारा जंगल सत्याग्रह किया गया और इस जंगल सत्याग्रह में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये तो रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन 26 जनवरी 1930 में छत्तीसगढ़ में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। जगह जगह पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। चूंकि कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और इसी वजह से बाद में 26 जनवरी 1930 से लेकर के अभी तक यहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, और अभी वर्तमान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जल्द ही समाप्त हो गया और 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो यहाँ पर इस समय एक विशेष प्लानिंग की गई कि किस तरीके से कार्यवाही करनी है, कौन कौन से नेता होंगे, किसे किसे चुना गया, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कार्यकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इन्हें कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। सारी गतिविधियां इनके द्वारा हैंडल की जाती थी। इसी समय द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मंटोरा बाई, भुटकी बाई, कोजा बाई, फुटोनिया बाई, इन सभी महिलाओं का नाम आता है। साथ ही साथ जिला डिक्टेटरों की भी नियुक्ति की गई थी। टोटल 8 जिला डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, जिसमें बैरिस्टर शेदीलाल,
ई राघवेंद्र राव डिक्टेटर थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, शंकरराव गनौदवाले, राम नारायण मिश्र, ब्रह्मदेव, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, माधव प्रसाद जाधव और राधाबाई, ये पहली और एकमात्र महिला डिक्टेटर चुनी गई थी, ठीक है। इसमें मैंने बैरिस्टर शेदीलाल और ई राघवेंद्र राव का भी नाम लिया, लेकिन इन्होंने अपनी एक पर्सनल गतिविधियों को बढ़ाया। पर्सनली ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिए थे। लेकिन अगर सिर्फ जिला डिक्टेटरों की बात करते हैं तो उसमें यहाँ से शुरू होगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और शंकरराव गनौदवाले, इन सभी व्यक्तियों में टोटल 8 व्यक्तियों को जिला डिक्टेटर चुना गया था और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा था, उस पर बढ़ चढ़ भाग लिया। गांधी जी का दोबारा आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में, जब वो हरिजन उत्थान कार्यक्रम में निकले हुए थे। तो उन्होंने जगह जगह पर यात्राएं की थी और हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। उसी का एक पार्ट था छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन। 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में ये रहे और इन्होंने अलग अलग जगह पर अनेक काम किए। जैसे कि ये बिलासपुर गए, है ना। गांधी जी जब बिलासपुर गए तो वहां पर बैरिस्टर शेदीलाल जी उनके स्वागत में आए थे और कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर ये रुके थे। वहां पर उन्होंने एक सभा या एक सम्मेलन कहना चाहिए, वहां पर उन्होंने भाषण दिया था और तिलक स्वराज कोष में जो भी लोग थे, वहां पर जो भी लोग उपस्थित थे, उनसे अपील की कि वो जो भी दान करना चाहते हैं दे सकते हैं। हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने आगे राजिम और धमतरी, है ना, और आसपास का जो जगह था, महासमुंद तो नहीं गए थे, रायपुर, है ना, इन सभी जगह पर अलग अलग दिन ये भ्रमण किए थे और करीब 4 से 5 दिन तक केवल भाषण वगैरह के माध्यम से इन्होंने जगह जगह की यात्राएं की थी। क्योंकि गांधी जी से संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था तो कौन कौन से नेता उनके साथ आए थे, तो इसको भी देख लेते हैं। उनके सहयोगी में मीराबेन, महादेव देसाई, जमुना लाल बजाज की पुत्री और ठक्कर बापा, ठीक है। ये सभी व्यक्ति इनके सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। तो देखिए 22 से 28 नवंबर के बीच में गांधी जी ने अनेक जगह पर अनेक कार्य किए और या कार्यक्रम को संचालित किए और जगह जगह पर तिलक स्वराज कोष में लोगों ने अपने पैसे जमा किए। तो चूंकि ये जो इनका जो उद्देश्य था मेनली हरिजन उद्धार था, हरिजनों का स्थिति में ये परिवर्तन करना चाहते थे। तो देखिए 1932 में एक्चुअली में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंग्रेजों के बीच में, जहां पर उन्होंने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसके बाद ही गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार या उनके उत्थान का काम शुरू किया था, ठीक है। तो आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हो कि 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था और 1933 में वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, क्योंकि उस समझौते के बाद वो समझ गए थे कि यहाँ पर हर एक जाति के लिए पृथक निर्वाचन की मांग धीरे धीरे उठने लगेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बिलासपुर में किसके यहाँ रुके थे और कौन कौन सी गतिविधियां वहां पर हुई थी। तो देखिए बैरिस्टर शेदीलाल इनको लेने के लिए आए थे और कुंज बिहारी के घर ये रुके थे। रायपुर में भी गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया था और वहीं पर गांधी जी के भाषण से प्रेरित होकर के रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा की रचना की थी।
जितनी भी रचनाएं जिसमें मीमांसा शब्द आता है वो रामदयाल तिवारी ने ही रचा है या उसको बनाया है। तो ये याद कर सकते हो, जो मीमांसा शब्द है वो गांधी जी से संबंधित था, गांधी मीमांसा गांधी जी से संबंधित था। जो जो घटनाएं हुई उसके हिसाब से इन्होंने एक रचना तैयार की थी। तो रामदयाल तिवारी को इनकी इसी रचना की वजह से छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहा जाता है। गांधी जी हालांकि यहाँ पर हरिजन उद्धार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि 1920 के समय में ही या 1920 के पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हरिजन या अछूतों के उद्धार का काम शुरू हो चुका था, तो इसी समय द्वितीय आगमन के समय छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी ने हरिजन उद्धार या हरिजन उत्थान के लिए अपना गुरु कहकर संबोधित किया था। तो इसको कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने किस घटना के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा को या किस परिप्रेक्ष्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था। तो हरिजनों के उद्धार के लिए उन्हें अपना गुरु कहा था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, इसको पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है। ठीक है, अगर नहीं पूछा गया तो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा बिग इश्यू था ये। ठीक है, तो गांधी जी जो थे छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आए और उसके बाद और अन्य क्रांतिकारी नेता है, जैसे 1935 में अगेन राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने अनेक प्रचार प्रसार किए। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित जो पहला उनका आगमन था छत्तीसगढ़ में और जो उनका दूसरा आगमन था, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम के टाइम हमेशा इसको ध्यान रखना है कि इसको करके जाना है, इसको एक बार देख करके जाना ही है। ठीक है, तो कई बार इसका ऑर्डर भी पूछ दिया जाता है कि वो कहाँ से कहाँ तक गए थे और कहाँ कहाँ निवास किए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे धमतरी भी गए थे वो, और रायपुर भी गए थे, दुर्ग भी गए थे और बिलासपुर भी गए थे। गांधी जी ने अपने द्वितीय प्रस्थान के बाद अपनी एक पत्रिका थी नवजीवन, उसका नाम बदल करके उन्होंने हरिजन रख दिया था। हरिजन सेवक या हरिजन कहा जाता था इसे। तो ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी जो पत्रिका, कौन सी पत्रिका का नाम हरिजन रख दिया था। तो नवजीवन पत्रिका जो गांधी जी के द्वारा संपादित की जाती थी, उसका नाम उन्होंने चेंज करके हरिजन कर दिया था। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रांतीय निर्वाचन 1937। देखिए, प्रांतीय निर्वाचन 1937 में अनेक नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ई राघवेंद्र राव। ये तीनों नेता चयनित हुए थे, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ई राघवेंद्र राव गवर्नर के पद पर आसीन हुए और पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1937 का प्रांतीय चुनाव मध्य प्रांत एवं बरार का जो प्रांतीय चुनाव था, उसमें खरे जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और उस मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बने और ई राघवेंद्र राव को गवर्नर का पद दिया गया था। लेकिन बाद में खरे जी ने इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद वो उनका मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने मतलब इस्तीफा देना उचित समझा। तो उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। ठीक है, तो देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री थे।
या छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिन्हें मध्य प्रांतीय बरार का मुख्यमंत्री बनाया गया था 1937 में। बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अनेक गतिविधियां भारत में चलती रही स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने भी बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम सीधा चलते हैं 1940 की गतिविधियां, छत्तीसगढ़ में उसका क्या क्या प्रभाव था, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, उसको भी देखते हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर षड्यंत्र केस। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ। परसराम सोनी के नेतृत्व में यह केस हुआ था। रायपुर में एक्चुअली कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी परसराम सोनी के नेतृत्व में, और उनके कुछ साथियों का भी नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल के कहने पर उन्हें रिहा भी कर दिया था। तो इसको चूंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि रायपुर षड्यंत्र केस के कौन कौन से क्रांतिकारी नेता थे, उसको देखना भी जरूरी है। तो परसराम सोनी के नेतृत्व में यह केस शुरू हुआ था। देखिए परसराम सोनी के जो भी साथी थे वो थे रणवीर सिंह शास्त्री, दशरथ चौबे, क्रांति कुमार भारती, गिरिवर दामोदर, प्रेमचंद और डॉक्टर सूर। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ वर्ड्स ही, कुछ कुछ नाम ही पिक कर लीजिए। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। तो रायपुर षड्यंत्र केस में प्रमुख नाम आता है परसराम सोनी का, इसके नेतृत्व करता थे ये। अब हम देखते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ से कौन सिलेक्ट हुआ था। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय वायसराय की काउंसिल में ई राघवेंद्र राव शामिल थे। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, अब इसके